हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। बिजी था, कहीं गया हुआ था, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन दोस्तों, अभी ये जो वीडियो है ये आपको बहुत सारा उजाला देगा, डीवी केस पर प्रकाश डालेगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन और लड़ने की रणनीति और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपको बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डीवी के केस में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, कुछ लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और दोस्तों, डीवी के केस में उन जगहों पर जहाँ पर आपके माता पिता के अलावा आपके बहन भाई और रिश्तेदारों के नाम होते हैं, वहाँ पर उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। उनका नाम नहीं हटता किसी भी तरह से और उनका नाम उस केस में इन्वॉल्व भी रहता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा। तो कई तरह के प्रश्न सब लोगों के मन में होते हैं। देखिए, डीवी की एक पिटीशन आपके पास आई। अब इसमें जो पहला प्रश्न लोगों के सामने आता है कि सर हमें तो अभी तक नोटिस ही नहीं आया, बहुत टाइम हो गया। देखो, डीवी के अंदर एक प्रोसीजर है। आपको अधिकतर जगह पे जो प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि जब तक उसमें डीआईआर रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक नोटिस का ऑर्डर नहीं होगा। डीआईआर रिपोर्ट आने के बाद ही जो उसमें रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस के लिए आदेश होता है, उसके बाद ही आपके नोटिस आता है। तो उसमें कुछ डेट्स लग जाती हैं पहले, ऐसा होता है अधिकतर जगहों पर। तो इसलिए परेशान नहीं होना है कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं कि आपके नाम पर डीवी का केस चल रहा है और आपको नोटिस नहीं आया। ये एक प्रोसीजर का ही पार्ट है। जब आपके पास नोटिस आएगा आप उसी समय पे उस केस में रिस्पोंडेंट होंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो 2 महीने से चल रहा है, चाहे वो 3 महीने से चल रहा है। एक चीज़ ये क्लियर हुई। सेकंड चीज़, कहते हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। अभी हमने कहा जी ठीक है, इसमें एक हम डिस्चार्ज पिटिशन फाइल करते हैं एंड ट्राई करते हैं नाम को हटाने का। नाम हट भी सकते हो, नाम नहीं भी हट सकते। डिस्चार्ज डालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट नाम हटा ही देगा। ये पूरे तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि नाम हटेंगे या नहीं हटेंगे। आप केवल ट्राई कर सकते हैं। वकील साहब जो आपके होंगे उनके हाथ में केवल ट्राई करना है। आप अगर उन्हें कुछ कहते हैं कि आप ये काम करो, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हो ना हो वो पूरे तरीके से कोर्ट के ऊपर है। अपने हाथ पे गलती नहीं होनी चाहिए, अपने हाथ पे कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो जज साहब के हाथ में। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो अपने वकील साहब से लड़ने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, आपने हमें बताया क्यों नहीं। आपको क्या बताया जा सकता है? वकील साहब को आपने कोई बात कही, वकील साहब ने ट्राई किया। कई बार होता है कि पॉजिटिव आपको मिल जाता है, कई बार होता है नेगेटिव। आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए। यदि ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप अपने वकील साहब से लड़ोगे, वो भी उस जगह पर जहाँ उनकी गलती नहीं है, आपने बोला था वकील साहब ऐसा कर दो, उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ, आप उनसे लड़ने लग गए, तो ये पूरे तरीके से आपकी गलती है। इस तरह से आप केस नहीं लड़ पाओगे। एक केस के अंदर बहुत सारी स्टेज ऐसी आती है जहाँ आपका मनमाना नहीं होगा। और मैंने ये देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक सेकंड का टाइम नहीं लेते दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने में। एकदम से आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसे कहा था। हमने देखा, हमने बहुत कुछ ऐसा फेस किया है। उसे देख करके ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा मतलबी टाइप का है। जब तक सब कुछ पॉजिटिव चलता है तब तक आप उसके लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन हल्का सा नेगेटिव होगा वो आपके ऊपर दोष देने में 1 सेकंड का समय नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा आपको समझाने का मतलब है वो ये है कि आप अपने वकील साहब के साथ मिल करके चलते हो। अब कई बार तो होता है कि चलो आप सेटिस्फाई नहीं हो, अपने वकील साहब चेंज कर लिए, लेकिन कई बार होता है कि आपके वकील साहब एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं, आप दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है, लेकिन मामले में जैसे ही थोड़ी सी कोई चीज़ होती है आप उनसे ब्रेकअप कर लेते हो, जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अब आगे किसी और के पास जाएं, वहाँ पे आपको उस तरह की स्मूथनेस मिले ना मिले, क्या हो पता नहीं। इसलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें उस ईश्वर के हाथ में होती है, हर चीज़ वकील साहब के हाथ में नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब दोस्तों, डीवी के केस के अंदर कई बार हम डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करते हैं, कई बार डिस्चार्ज हो जाता है, कई बार डिस्चार्ज नहीं होता है। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। अब अगर उन लोगों के डिस्चार्ज नहीं होते और आपका प्रश्न होता है साहब मेरी बहन और मेरे जीजा जी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, अब क्या उनको 1000 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा यहाँ पर अपीयर होने के लिए? देखिए, ऐसा है कि एक बार तो आना पड़ेगा जब वो वकील साहब को अपना वकालतनामा देंगे, अपनी प्रेजेंस लेंगे। इसके बाद जो आपके वकील साहब है वो हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, यानी अगर वो नहीं भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक हद है। कुछ स्टेज ऐसी होती हैं जहाँ कोर्ट कहता है कि उनको बुलाओ तो आपको बुलाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे। मेरे एक केस में था जहाँ पे एक क्लाइंट थे, सितंबर में डेट लगी, बोले हम दिसंबर से पहले नहीं आ सकते क्योंकि मेरे बेटे की कोई जॉब का चक्कर है, अगर आ गए तो उसकी जॉब छूट जाएगी। मैंने कहा भैया इतना लंबा पॉसिबल नहीं है, क्या सितंबर चल रहा है, दिसंबर तक आप अपीयर नहीं हो कि ना आप देख लेना, आप अपने हिसाब से संभाल लेना। अब दो चीज़ें, एक तो उनकी जॉब का चक्कर, जॉब छूट जाएगी, बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। सेकेंडली, बहुत दूर से आना, 20-25 हज़ार रुपये ट्रैवलिंग में लगता है। वकील साहब ने गुड फेथ में क्या किया कि चलो ठीक है, कोशिश करी, एक डेट मिल गई। फिर अगली बार कोशिश करी, डेट नहीं मिली, तो सामने वाली पार्टी एकदम से एक्यूज करने लगी, आपको हमें बताना चाहिए था, हम आ जाते, हम ये, मतलब उल्टा। यानी कि एक तो आप सोच रहे हैं कि उन बेचारों को ना आना पड़े, उसकी जॉब में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन जैसे नेगेटिव हुआ, बंदा 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको दोष देने में।
तो ऐसा होगा। अब फिर या तो आप ये निश्चित करिए कि आप हर डेट पे जाइए, खुद पर्सनली अपीयर होइए, क्योंकि मेरा यहाँ पे आपको ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। अगर आपके वकील साहब कहते हैं कि ठीक है इनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जज साहब का मूड थोड़ा वो हो गया, या फिर दूसरी पार्टी का भी तो वकील होगा ना, वो कहता है करो जी वारंट करो इनके, आ क्यों नहीं रहते टाइम से, और जज साहब उनकी बात से कन्विंस होकर कुछ आदेश ऐसा कर देते हैं कि उनको आना ही पड़ेगा, उनके वारंट कर देते हैं ऐसा कुछ, तो उनको अपीयर होना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि उन्हें कभी भी अपीयर नहीं होना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी सच नहीं है कि उन्हें हर डेट पे अपीयर होना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पशंस वो ले सकते हैं। तो डीबी के केस में हमें डिस्चार्ज की कोशिश करनी चाहिए, होता हो तो ठीक, नहीं होता हो तो कभी कभार उन लोगों को अपीयर कोर्ट में होना पड़ेगा। अगर वो 3 डेट के बाद भी 1 डेट पे भी अपीयर होते हैं तो उतना भी सफिशिएंट है। तो दोस्तों, ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें केसेज में और प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया सब प्रैक्टिकली जो हम फेस करते हैं, जो हम देखते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलोगे तो आप एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ अपना केस अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। देखो, एक ही केस के अंदर 10-10 लोगों को चेंज कर लेना सॉल्यूशन नहीं है, उससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आना पड़ता है कि हाँ भाई, हल्की सी लिबर्टी रहनी चाहिए। वो लिबर्टी अगर आप अपने वकील साहब को नहीं दोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक बार आदमी आपसे सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, तीसरी बार वो मना कर देगा, बोलेगा किसी और से करा लो। फिर जब मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, एक केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ जो होना ही था, जो मैं पहले दिन से कह के आ रहा था कि भाई मेंटेनेंस होगा, हम कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो, मिनिमम मेंटेनेंस लगा। उसके बावजूद तो कहता है कि साहब मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा मेंटेनेंस क्यों बन गया, अब बताओ कोई प्रश्न है क्या। तो मैंने फिर उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा आपके बाकी के केस भी चल रहे हैं, आप किसी और वकील साहब को पकड़िए, उनसे कराइए, मैं आपका केस फाइट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी ही होनी है। अब उतना भी अगर आप अपना माइंड स्टेबल नहीं करते हो तो फिर ये पूरे तरीके से आपकी गलती है, आप 10 लोगों को बदल लो, बात वहीं के वहीं खड़ी है। जो चीज़ जैसी है वो वैसी होनी है। केवल वकील साहब की क्वालिटी आपको रिलीफ दिलवा सकती है, लेकिन आप कहो कि कानून के उस पार जाके कुछ हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा, स्पेशली मेंटेनेंस केस में। बाकी तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं मैनेजेबल होता है, बट आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा भी है, बीबी भी, और मेंटेनेंस ना लगे, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। केवल कुछ कंडीशन है जो मैंने बहुत वीडियो में बताई है, जिनसे आप बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये प्रैक्टिकल अप्रोच समझे होंगे, जो मैंने आपको समझाया, और अगर आपके एंड से कोई गलतियाँ हो रही हैं तो आगे नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।